नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी मध्य प्रदेश की संस्कार धानी इंदौर से है। इंदौर से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है क्योंकि मैं इंदौर में कुछ महीने रहा हूं। उन दिनों मैं दैनिक भास्कर में रिपोर्टर था और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आदरणीय श्री श्रवण गर्ग जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला था। बहरहाल नॉस्टैल्जिक हो रहा था थोड़ा, लेकिन उधर की बातें न करके आइए मुद्दे की बात करता हूँ। इंदौर में एक पुलिस स्टेशन है जिसे एरोड्रम पुलिस स्टेशन के नाम से जाना जाता है, हवाई अड्डा। और इसी एरोड्रम पुलिस स्टेशन की हद में एक लोकेलिटी है, नाम है अशोक नगर। इस अशोक नगर लोकेलिटी में शनिवार 9 दिसंबर की रात को एक भयानक वारदात की खबर लोगों को मिलती है। असल में यहाँ एक मकान है जिस मकान में एक महिला रहती थी और महिला का नाम था सरिता नरवरिया। तो सरिता नरवरिया के मकान का जो दरवाज़ा है वो वाइड ओपन था, खुला हुआ था। और जब लोगों ने इसको देखा तो लोगों को बात थोड़ी संदिग्ध लगी कि रात के तकरीबन 8:30 पौने 9 बज रहे हैं और मकान का दरवाज़ा यूँ खुला हुआ है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लोग कम से कम थोड़ी सुरक्षा तो रखते हैं। तो लोगों ने जब पता करने की कोशिश की तो लोगों को गेट के पास कुछ खून के निशान भी नज़र आए। और इस तरह से जब लोगों ने अंदर झांक कर देखा और सरिता को आवाज़ लगाकर बुलाया, अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो लोगों को चिंता हुई। फिर लोगों ने जब एक्सप्लोर किया, अंदर गए लोग, आस पड़ोस के लोग, तो उन्होंने देखा कि अंदर सरिता की खून से सनी हुई लाश पड़ी है और साथ ही लाश पड़ी है एक और अनजान आदमी की। ये अपने आप में बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक बात थी। और जिस तरह से दोनों लाशों को रक्त रंजित किया गया था, चाकू जैसे धारदार हथियारों से कई बार वार किए गए थे, उसे देखकर जो है लोग दहल गए। लोगों ने फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और इंदौर पुलिस की टीम थोड़ी ही देर में अशोकनगर के इस मकान पर मौजूद थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि इस मकान के दरवाजे पर, गेट पर कुछ फोर्सफुल एंट्री के निशान थे। यानी जब कोई इंसान ज़बरदस्ती घुसता है तो कोई ना कोई निशान छूट जाता है, चाहे वो कोई चिटकिनी टूट गई हो या गेट जो है वो ज़्यादा खुला हुआ हो, उस पर कोई ताकत लगी हो। और इसी तरह से कुछ खून के धब्बे वगैरह जो वहाँ पड़े हुए थे उनको मिटाने की भी कोशिश हुई थी। ये बात भी पुलिस वालों ने देखी और फिर पुलिस को ये मंजर देखकर समझ में आ गया कि जिस तरह से यहाँ 2 लोगों की हत्या हुई है वो मामला जो है मामूली नहीं है, बल्कि कत्ल करने वालों की तादाद 1 से ज़्यादा होगी। तो जो दूसरा आदमी था उसकी पहचान रवि सरवटे के तौर पर हुई। और एक बहुत अजीब बात ये थी कि ये जो रवि सरवटे है, इसके पूरे जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और इसके चेहरे पर एक पट्टी बंधी हुई थी जो सरक कर गले में आ गई थी, जबकि सरिता की लाश भी वहीं पड़ी हुई थी। तो ये ओवरऑल सीन ऑफ क्राइम था, जिसे देखकर पुलिस के मन में भी कई तरह के सवाल थे कि भाई ये माजरा क्या है। एक तो डबल मर्डर का मामला, चाकुओं से हमला, खून के निशान साफ किए जाना, जिस आदमी की हत्या हुई है वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो कहीं और रहता है, उसकी पहचान तो हो गई, लेकिन साथ ही उसके जिस्म पर किसी कपड़े का ना होना और चेहरे या गले पर एक पट्टी का बंधा होना, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें बड़ी उलझाने वाली थी और पुलिस जो है वो इस केस को सॉल्व करने में जुट गई। पुलिस ने सबसे पहले इन दोनों के मोबाइल फ़ोन को तलाशना शुरू किया ताकि ये पता चले कि भाई इनके मोबाइल फ़ोन से आखिरी बार किससे बातचीत हुई, कॉल डिटेल चेक करें, कुछ मैसेजेस देखें। लेकिन पुलिस की ये कोशिश जो है तब नाकाम हो गई जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि इन दोनों का मोबाइल फ़ोन मौका वारदात पर नहीं है, यानी सरिता के घर से दोनों का मोबाइल फ़ोन गायब हो चुका है। जाहिर है जिन्होंने हत्या की वही मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गए थे। अब पुलिस टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के सहारे इस मामले में आगे बढ़ने का फैसला करती है। पुलिस सबसे पहले दोनों के मोबाइल फ़ोन की CDR निकलवाने की कोशिश करती है, यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिससे ये पता चल जाए कि इनकी अपने मौत से पहले आखिरी बार किससे बात हो रही थी, वो कौन लोग थे। एक तो ये, दूसरा ये पुलिस आसपास के इलाके में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी फुटेज भी चेक करने का फैसला करती है। और इस काम में अलग अलग पुलिस टीमों को लगाया जाता है जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के माहिर हैं और CCTV फुटेज वगैरह भी जो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर सकते हैं। और ये जो पुलिस टीमें हैं, आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आपके मन में पुलिस वालों के प्रति थोड़ी सम्मान की भावना भी बढ़ेगी। तकरीबन 125 कैमरों की CCTV फुटेज ये लोग एग्जामिन करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और उस फुटेज में पुलिस को कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें नज़र आती है।
अब पुलिस, मोबाइल फ़ोन तो ऑलरेडी गायब है, लेकिन सीडीआर तो निकाली जा सकती है। पुलिस अब जब सीडीआर निकालती है तो ये भी देखती है कि ये जो रवि सरवटे है और सरिता नरवारिया है, इन दोनों की मोबाइल पर आपस में एक दूसरे से काफ़ी बातचीत होती है और लंबी बातचीत भी होती है, जिससे ये देखकर साफ हो जाता है कि इन दोनों के बीच में घनिष्ठता का रिश्ता है। अब ये लोग रिश्ते में देखा जाए तो एक दूसरे के कोई नहीं थे, पति पत्नी नहीं थे और कोई भाई बहन भी नहीं थे, लेकिन एक दूसरे से इनके बड़े घनिष्ठ संबंध थे। उधर रवि सरवटे के बारे में ये पता चलता है कि वो एक होटेलियर है, यानी एक होटल का मालिक है और उसका अपना भरा पूरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, सब लोग हैं परिवार में। सरिता के भी बच्चे थे। तो ये दोनों महिला और पुरुष जो है एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। मोबाइल फ़ोन को देखकर ये बात लग रहा था। अब जब पुलिस ने एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पुलिस को कुछ एक संदिग्ध मोबाइल नंबरों का भी पता चला, जिनसे इन लोगों की मृत्यु से पहले, मौत से पहले, हत्या से पहले बातचीत हुई थी। और उन नंबरों और सीसीटीवी कैमरों में जो फुटेज पुलिस को मिले थे, उन दोनों चीज़ों को पुलिस ने जब मिलाया तो तस्वीर उभर कर सामने आई एक दंपत्ति की, जिसमें पत्नी का नाम था पिंकी और पति का नाम था नितिन पवार। ये पिंकी और नितिन जो है ये इंदौर के ही खजराना इलाके में रहने वाले थे, वहाँ इनका घर था। पुलिस को जब इनके बारे में जानकारी मिल गई और पुलिस को लगने लगा कि इस मर्डर केस में इनकी भूमिका हो सकती है, क्योंकि आखिरी दफ़ा ये लोग मौका वारदात के आसपास देखे भी गए और इनके साथ मरने वालों की बातचीत भी हुई थी, तो पुलिस फ़ौरन जो है इनके घर पहुंची, नितिन और पिंकी के घर। और नितिन और पिंकी के घर जब पुलिस पहुंची तो वहाँ दोनों मिल गए, लेकिन दोनों को देखते ही इन्होंने कोई भी अननेचुरल बिहेव नहीं किया। जब पुलिस वालों ने रवि और सरिता के बारे में पूछताछ की तो इन्होंने बड़ी हैरानी भी जताई, कहा कि अरे ऐसे कैसे हो गया, किसने मार दिया। कुल मिलाकर बड़े ये शॉक्ड थे। लेकिन तब तक जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनकी नज़र नितिन के हाथ पर गई, कलाई पर गई, जिस पर एक मोटा कलावा बंधा हुआ था। कलावा मतलब आप जानते हैं, रक्षा मौली जिसे कहते हैं। पूजा के दौरान जो है वो पंडित जी सारे जो भी श्रद्धालु होते हैं उनके हाथों में बांधते हैं। तो वो जो कलावा है, उस कलावे के नीचे से कुछ चोट के निशान पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नज़र आ रहे थे। पुलिस ने अब नितिन से कहा कि ये कलावा हटाओ, खोलो और मुझे दिखाओ हाथ पे क्या है। तो नितिन क्या करता, पुलिस वाले कह रहे हैं, तो उसने कलावा हटाया, कलावा खोला वहाँ से। और जैसे ही कलावा खोला तो देखा कि हाथ में कट के मार्क हैं, चोट के निशान हैं। अब जब उसकी और तलाशी ली गई तो एक आध जगह और भी चोट के निशान निकले। अब और ये चोट के निशान बिल्कुल ताज़े थे। अब पुलिस ने इनसे पूछा कि भाई ये निशान कैसे आए, तो नितिन बगले झांकने लगा, उसे समझ में नहीं आया क्या जवाब दें। फिर पुलिस ने कहा कि अब सच्चाई कबूल लो और कोई चारा नहीं है, हमारे पास तुम्हारे सीसीटीवी फुटेज भी हैं और दूसरे सबूत भी हैं। अब नितिन जो है वो फंस चुका था। नितिन के साथ साथ उसकी बीवी पिंकी भी फंस चुकी थी। इन दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही रवि सरवटे और सरिता नरवारिया की हत्या की है। लेकिन एक दंपत्ति ने एक पुरुष और एक महिला की, उस महिला के घर में जाकर हत्या क्यों कर दी? इस कत्ल के पीछे क्या वजह थी, और वो भी इतने अजीबोगरीब तरीके से कत्ल। अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई थी। ये पता चला कि सरिता नरवारिया को कम से कम 3 से 4 बार चाकू मारे गए थे और उसकी हत्या की गई थी। और साथ में रवि सरवटे नाम के जिस आदमी की लाश वहाँ मिली थी, नग्न लाश, उसके जिस्म पर 22 बार चाकू मारे जाने के निशान थे। और ये इस बात को इंडिकेट कर रहा था कि ये जो पिंकी और नितिन हैं, ये रवि सरवटे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आमतौर पर कातिल अगर इतनी ब्रूटलिटी करता है, इतनी दरिंदगी करता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी दुश्मनी वाली और नाराज़गी वाली, रंजिश वाली वजह ज़रूर होती है। तो पुलिस को इस बात का भी एविडेंस जो है वो मिल चुका था। अब पुलिस ने पिंकी और नितिन से पूछा कि भाई कत्ल की वजह बताओ और पूरी कहानी बताओ। तो इन लोगों ने अब अपना मुंह खोला और जो कहानी सामने आई वो बड़ी चौंकाने वाली कहानी थी। वो कहानी कुछ यूँ है। ये जो पिंकी थी, ये सरिता नाम की उस महिला की दोस्त हुआ करती थी, यानी दोनों सहेलियां थी। और सरिता ने ही जो है पिंकी को अपने जानकार या अपने दोस्त रवि सरवटे से मिलवाया था। वही रवि सरवटे जिसकी लाश मिली थी और जो इंदौर में ही एक होटल का मालिक भी है। तो लेकिन रवि सरवटे के बारे में जो जानकारी मिली, वो थोड़ा रंगीन मिजाज किस्म का इंसान था और उसकी एक नहीं कई महिलाओं से रिश्ते थे। पिंकी का ये कहना है
कि जब वो सरिता के ज़रिए रवि सरवटे से मिली तो रवि ने उसे धोखे से एक बार एक होटल में बुलाया और उसके साथ जबरन रिश्ते बनाए। और न सिर्फ रिश्ते जबरन बनाए बल्कि इस पूरे एक्टिविटी को उसने अपने खुफिया कैमरे से शूट भी कर लिया। अब आप सोचिए कि किसी महिला का न्यूड वीडियो या किसी महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें किसी आदमी के पास हो तो फिर वो महिला कितनी परेशान रहती होगी। अब ये जो रवि था ये इतना शातिर दिमाग था कि इसने न सिर्फ वो तस्वीरें शूट की, वीडियो बनाए, बल्कि उन्हीं वीडियोस के ज़रिए उसने फिर पिंकी को ब्लैकमेल करना शुरू किया। अब हालत ये हुई कि रवि जब चाहता तब वो पिंकी को बुलाता और पिंकी परेशान क्या करती, वो रवि के पास जाती। इस तरह से ये जो एक्सप्लॉयटेशन का सिलसिला है, शोषण का जो सिलसिला है, ये लगातार चलता रहा। ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें सामने आई। और फिर पिंकी ने ये भी बताया कि रवि के इस तरह से उसको एक्सप्लॉयट करने की जानकारी देर सवेर उसके पति नितिन को भी मिली और फिर नितिन जो है बड़ा गुस्सा हुआ। कोई भी पति गुस्सा होता। फिर नितिन और पिंकी के बीच में रवि को लेकर लड़ाइयों की शुरुआत हो गई, झगड़े होने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब पिंकी ने और नितिन ने आपस में ये तय किया कि वो ये रवि सरवटे नाम की जो परेशानी है, इस परेशानी से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएंगे और उसकी हत्या कर देंगे। इन दोनों ने गुस्से में आकर सरिता की भी हत्या करने की प्लानिंग की, क्योंकि उनको लगा कि इस मामले में सरिता भी बराबर की दोषी है, जिसने एक गलत आदमी से पिंकी की दोस्ती करवाई थी, जिसने उसको एक्सप्लॉयट करना शुरू कर दिया था। तो खैर ये प्लानिंग पति पत्नी ने की और इस प्लान के मुताबिक 9 दिसंबर को ये हत्या हुई थी। उससे एक रोज़ पहले 8 दिसंबर शुक्रवार को पिंकी ने अपनी सहेली सरिता को फ़ोन किया प्लानिंग के मुताबिक और फ़ोन करके ये कहा कि वो रवि से मिलना चाहती है और ये बढ़िया होगा कि रवि से अगर तुम्हारे ही घर में मेरी मुलाकात हो जाए। तो सरिता और रवि के तो अच्छे रिश्ते थे ही। सरिता ने कहा कि इसमें कौन सी बुरी बात है, बिल्कुल तुम चलिए आओ, मैं उसको बुलाती हूँ रवि को। तो ये बात तय हो गई। इसके बाद शनिवार को पिंकी अपने पति नितिन के साथ सरिता के घर पहुंची, लेकिन नितिन जो है घर के अंदर नहीं गया। नितिन घर के बाहर किसी जगह पर छुपा रहा, खड़े होकर सही मौके का इंतज़ार करता रहा। पिंकी अकेली घर के अंदर गई और घर के अंदर जाकर जब उसने देखा कि अभी रवि वहाँ पर नहीं आया है, सरिता अकेली है, तो उसको लगा कि ये सही मौका है कि वो सरिता का काम तमाम कर दे। फिर पिंकी ने अपने पति को इशारा दिया या धोखे से बुलाया, जो भी है। नितिन जो है अब सरिता के घर में घुस गया और सरिता के घर में घुसने के बाद पति पत्नी दोनों ने मिलकर सरिता को काबू किया और उसके बाद एक के बाद एक उसे कई चाकू मारे। कम से कम 3 से 4 चाकू मारकर पति पत्नी ने पहले सरिता की हत्या कर दी और उसके बाद उसकी लाश छुपा दी और खून के जो धब्बे वहाँ पर थे वो भी जल्दी से साफ कर दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि कुछ ही देर में रवि भी यहाँ पर आने वाला है। वही रवि सरवटे जो लगातार कई महीनों से पिंकी को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सब करने के बाद नितिन जो पिंकी का पति है वो फिर घर से बाहर चला गया, इंतज़ार करने लगा कि कब रवि आता है। रवि आया, सरिता वहाँ नहीं थी, लेकिन सरिता के बारे में वो बाद में पूछता। उसने पिंकी को देखा और पिंकी को देखने के फ़ौरन बाद उसने जो है पिंकी को फिर से उसके साथ रिश्ते बनाने के लिए वो ज़िद करने लगा। पिंकी इस बार पूरी तरह तैयार होकर आई थी। पहले उसने मना किया, लेकिन फिर जब रवि इंसिस्ट कर रहा था तो प्लानिंग के मुताबिक पिंकी जो है वो रिश्ते बनाने के लिए राज़ी अपने आप को दिखाने लगी। और फिर उसने कहा कि चलो एक गेम खेलते हैं। और फिर गेम खेलने के मुताबिक, गेम खेलने की बात कहकर उसने सबसे पहले रवि की आंखों में पट्टी बांध दी, ब्लाइंड फोल्ड जिसे कहते हैं। और पट्टी बांधने के बाद रवि जो है वो अनड्रेस्ड हो गया। उसने अपने सारे कपड़े जो है वो अलग कर लिए, उतार लिए और एक तरह से वो पूरी तरह जो है बिना वस्त्रों के हो गया। और जब आंखों पर पट्टी बंधी है, बिना वस्त्रों के वो हो गया, तो पिंकी ने फिर से इशारा दिया अपने पति नितिन को। इस बार नितिन जब अंदर आया तो सामने वो दुश्मन था जिसने उसकी पूरी पारिवारिक ज़िंदगी तबाह कर रखी थी। नितिन और पिंकी ने मिलकर अब रवि को चाकुओं से और तलवारों से गोदना शुरू किया और एक एक कर तकरीबन 22 बार उसे चाकू और तलवारों से गोदा। इतनी बुरी तरह से उसे स्टैब किया कि
रवि के बचने की तो खैर कोई गुंजाइश छोड़िए, देखा जाए तो जिस्म के भी चीथड़े उड़ा दिए। रवि की वहीं पर मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने तौर पर भरसक वहाँ जो खून पड़ा था वो खून साफ करने की कोशिश की और उनकी प्लानिंग थी अब सरिता की जो बेटी है उसकी भी हत्या करेंगे ताकि कोई सबूत ही ना बचे, या जो भी उनके माइंड में हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है सरिता की बेटी का भी कोई रोल हो। लेकिन सरिता की बेटी इत्तेफाक से तब घर में नहीं थी। इन लोगों ने सरिता की बेटी को एक आध बार फ़ोन करके बुलाया भी कि घर चली आओ, लेकिन सरिता की बेटी जो है वो घर पहुंच नहीं पाई। उसे इस घटना के बारे में पता नहीं था, देर हो गई और इस वजह से उसकी जान बच गई। लेकिन इन दोनों ने मिलकर, पिंकी और नितिन ने मिलकर तब तक सरिता का और उसके दोस्त रवि सरवटे का काम तमाम कर दिया था। पुलिस की पूछताछ में इन दोनों ने यही कहानी सुनाई है और इसी कहानी के हवाले से इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने आलाए कत्ल, चाकू और बाकी जो दूसरी चीज़ें, स्कूटी वगैरह जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था, मोबाइल फ़ोन, वो सारी चीज़ें पुलिस ने इनके पास से रिकवर कर ली है। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें एक दंपत्ति ने सेक्सुअल अब्यूज़ और ब्लैकमेलिंग से ऊब कर एक महिला और एक होटल मालिक, एक पुरुष की हत्या कर दी। इंदौर की ये कहानी थी। ऐसे तो मैंने सबसे पहले कहा था कि संस्कार धानी, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस शहर को संस्कार धानी के नाम से जाना जाता है उसी शहर में इतनी दुखद और इतनी अजीबोगरीब घटना हुई है। तो खैर, ये सारी बातें, सारी कहानी जो है मैंने पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आप लोगों को सुनाई है। आप लोगों की क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर और जिस तरह से ये कहानी सामने आई है उस पर आप क्या सोचते हैं, प्लीज़ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं। जो मेरी प्रीवियस स्टोरी है, बेसिकली एक स्टोरी मैंने सुनाई थी हैदराबाद की, जिसमें एक दंपत्ति बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। उनके बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था और जब पता चला तो फिर एक ख़तरनाक कहानी भी सामने आई। क्या थी वो कहानी, अगर उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए, में आप उसे सुन सकते हैं। जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं, कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। हैदराबाद से समीर खान साहब ने कमेंट किया। इन्होंने लिखा कि मर्डर्स लाइक दीज हैपन एंड डाइवर्ट कॉप्स माइंड टूवर्ड्स अदर एंड, अगेन लेंडिंग मनी हैज़ टेकन 2 लाइव्स। देखिए, रुपए पैसा कहीं ना कहीं कत्ल का और बहुत संगीन अपराधों की वजह तो बनता है। इसीलिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में भी जो है बहुत ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करने की ज़रूरत है, यानी शुचिता और पवित्रता की ज़रूरत है। चिंतामणि ग्यावली ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। उन्होंने कहा है कि किसी को भी कर्ज जो है वो सोच समझ कर देना चाहिए। यूके लाइफ ऑफ अतुल, ऐसा अतुल ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। फरहाद रिस्की व्लॉग्स हैं। रेखा भट्ट जी ने सख्त कानून की वकालत की है। योगा विथ विकास, इन्होंने अपनी बात रखी है। निशा राणा आर्ट क्लास, इन्होंने कहा है कि उस स्टोरी को सुनकर इन्हें बहुत दुख हुआ। उमेश भूया जी हैं लातेहार झारखंड से, ये मेरे होम स्टेट से हैं, रेगुलर कमेंट करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका उमेश, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा दिन, ऐसा तारीख होती होगी जब नागपुरी साहब अपनी मोहब्बत जो है नहीं बरसाते होंगे। ये कमेंट करते हैं और बहुत हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू वेरी मच मौलाना साहब। राजीव कुमार गिरी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेहताब अली इदरिशी साहब, टेक हुरहुरे के नाम से एक आईडी है, इन्होंने हांगकांग से ये हमें देखते हैं, बहुत स्वागत आपका। आसिफ अली, पीके चंद्रा, सुप्रिया पाटिल, विनय नासवाले, सूरज मंडल, ऑप्शन ट्रेड्स के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। एक और दर्शक ने कमेंट किया था जिन्होंने बड़ी शिकायत दर्ज कराई थी कि मैं उनका नाम तो लेता नहीं हूँ और लगातार लोगों से कहता हूँ कि आप कमेंट कीजिए, तो वो नाराज़ भी थे थोड़े। खैर, डेनुम विजन के नाम से आईडी है। आर्यन अनामदिन कुछ ऐसा है एक आईडी, मुझे एग्जैक्टली मतलब आईडी से नाम समझने में मुश्किल हो रही है, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज़ की तारीफ़ किया, थैंक यू वेरी मच। उमा शंकर राज ने कमेंट किया है। भाविक मोरडिया का कमेंट है। मनोज प्रभाकर जी कमेंट करते हैं। मेहदी रिजवी ज़मीर ने कमेंट किया है। रोहन लिंबू, नमस्ते भाई। रोहन लिंबू ने राम राम बैनर्जी कहा है, मेरी ओर से भी राम राम आपको। पुखराज वैष्णव, इन्होंने कमेंट किया है। इनके कमेंट का मैंने पर्सनली लिखकर भी जवाब दिया है और साथ ही अब उनका जिक्र यहाँ भी करता हूँ। इन्होंने लिखा है कि सर आप बोलते तो हो कि कमेंट करते रहें, मैं आपका शो 2 साल से देख रहा हूँ, आप कभी हमारा नाम नहीं लेते, क्या पागल समझ रखा है? हम आपका ध्यान रखते हैं और आप दर्शकों का ध्यान नहीं रखते हो। पुखराज वैष्णव, ज़िला नागौर, राजस्थान। देखिए कितने गुस्सा हो गए हैं। तो वैष्णव साहब देखिए, आज आपका नाम भी ले रहा हूँ और आपके कमेंट का मैंने लिखित तौर पर भी जवाब दिया है। नसीर अहमद ने भी कमेंट किया है और शंकर लाल बिश्नोई का भी कमेंट है। बहुत सारे और दर्शकों ने कमेंट किया है। सारे लोगों का नाम एक साथ एक दिन में लेना संभव नहीं है, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि इसी तरह से प्यार
बरसाते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।